एंड गुड आफ्टरनून। वेलकम टू कैरियर बिल एप्लीकेशन। आप सभी का कैरियर बिल की एप्लीकेशन की साइंस की बायोलॉजी की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है भाई। फटाफट से लाइव आएंगे, फिर हम थोड़ी देर बातें करेंगे, उसके बाद अपना आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज अपना नया चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। सिस्टम चैप्टर बड़ा है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, सारी चीजें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो बच्चे लाइव आ गए वो प्लीज ये बता दीजिए कि मैम लाइव क्लास नहीं हो रहा है। शाही कुमार बेटा लाइव क्लास है, मैं एकदम लाइव हूँ। 1:02 हो गई है और आज तारीख है वो 7 अगस्त है और जो वार है वो है आज थर्सडे, गुरुवार। अब भी अगर इसके बाद आपको लगता है कि लाइव क्लास नहीं चल रही है तो बेटा शायद मैं आपकी कोई हेल्प कर पाऊँ उसमें। चलिए, कुछ स्टूडेंट्स लाइव आ चुके हैं, उनका नाम लेना मेरा फर्ज बनता है। नीरज कुमार आ चुके हैं, सुमित कुमार आ चुके हैं, तेजस आ चुके हैं, अनिकेत कुमार, नितेश कुमार यादव आ चुके हैं, पंकज आ चुके हैं, सौरभ कुमार आ चुके हैं, राज कुमार, एके वाई, पंकज, मयंक यादव। हाँ जी, फटाफट से लाइव आ जाइए। बच्चा रेशमा आ चुकी है, सुभाष आ चुके हैं। मैम 15 दिन पहले क्लास लिया था, मैं आज लाइव आया हूं। ओके बेटा, तो 15 दिन का बीच का पीछे का पढ़ना तो पड़ेगा आपको, है ना। सुनील कुमार, अर्चना, पंकज, राहुल। हाँ जी बच्चों, फटाफट से आइए, अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये एक बैच में क्लास गलती से लग गई है कि चैप्टर हो गया बेटा, हो गया, वो छोड़ दीजिए, ठीक है। जिनका हो गया है वो प्लीज छोड़ दीजिए इस चैप्टर को। हो सकता है एक बैच में वो गलती से लग गई होगी क्लास, ठीक है। आइए स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। शुभम बेटा वो अपनी आपकी नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगी, ठीक है, आपके बैच में बॉटनी। चलिए स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। सुनो ध्यान से मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये एक बायोलॉजी का ऐसा चैप्टर है जिस चैप्टर के अंदर इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की बात करो, चाहे वो रेलवे की हो, चाहे वो एसएससी कैटेगरी के लिए हो, चाहे आप बीपीएससी, स्टेट पीसीएस के लिए किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कुछ क्वेश्चंस हमेशा देखते हैं इस चैप्टर से। वन ऑफ द मोस्ट वेटेज वाला चैप्टर, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी चैप्टर से बनते हैं बेटा, ठीक है। कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, है ना, तो जरा ध्यान से सुनो। जैसे आपने सुना होगा ब्लड कहां बनता है, ब्लड में कौन कौन सी सेल्स होती हैं, डब्ल्यूबीसी का क्या काम होता है, आरबीसी का क्या काम होता है, हमारे हार्ट में वाल्व कितने होते हैं, कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, हार्ट अटैक क्या होता है, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार आते हैं, ठीक है। शिवम बेटा हो जाएगा सही, ठीक है, आज क्लास के बाद बिल्कुल सही करवा देंगे। ओके चलो अब स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। चैप्टर का नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। मैं बता देती हूं, एक बैच में ये चैप्टर हो चुका है तो प्लीज वो यहां पर वापस ना आए, वो बच्चे ना पढ़े, कोई बात नहीं है। मैम एचआईवी एड्स के वीडियो का क्या हो गया, एचआईवी एड्स का वीडियो टीम को दे दिया है, वो अपलोड करवा देंगे। आइए यहां पे सबसे पहले हम इस चैप्टर का मीनिंग पता करते हैं कि चैप्टर का मतलब क्या है। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। जब बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में जुड़ते हैं तो वो हमारे शरीर के अंदर जब बहुत सारे अंग एक जैसा काम करते हैं तो उनको हम सिस्टम में रखते हैं, उनको हम तंत्र में रखते हैं, ठीक है। और कौन सा सिस्टम, वो सिस्टम जो हमारे बॉडी में क्या करवा रहा है, सर्कुलेशन का काम करवा रहा है। सर्कुलेशन का मतलब होता है बच्चों परिसंचरण। कोई भी चीज है हमारे शरीर के अंदर जो चारों तरफ घूम रही है, सर्कुलेशन का मतलब होता है परिसंचरण, चारों तरफ हम, यानी कि हमारी बॉडी के हर एक किनारे तक जो चीज घूम रही है। तो इस सिस्टम में हम ऐसे ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, हम इस चैप्टर के अंदर हम ऐसे अंगों के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी बॉडी में सर्कुलेशन का काम करते हैं, सर्कुलेशन का काम करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम कौन कौन से ऑर्गन से मिलकर बना है, यानी कि सर्कुलेशन में हेल्प करने वाले ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 पे आप लिखेंगे ह्यूमन हार्ट, मनुष्य का हृदय, ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय, मानव हृदय। पहला हमें यहां पर इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है, ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ना है। दूसरा हमें पढ़ना है ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन ब्लड, मानव का रक्त, मानव का खून, मानव रुधिर, रक्त बोलो खून बोलो, आप कुछ भी लिख सकते हो, मानव रुधिर या मानव रक्त या मानव खून, कुछ भी आप लिखिए। तीसरा आता है, उसको बोलते हैं ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिकाएं, ब्लड वेसल्स जिसको हिंदी में कहते हैं रक्त वाहिकाएं। हमारे शरीर के अंदर पतली पतली पाइप होती हैं, जिन पाइप पतली पतली डक्ट्स होती हैं, जिन डक्ट्स के अंदर अपना खून बह रहा होता है। जैसे आप देखिए आपके हाथ पांव पे ये जो आपको दिख रही होती है ना, ये ब्लू से कलर की, ब्लू ग्रीन कलर की है ना, ब्लू या ग्रीन कलर की। वैसे एक्चुअल तो इनका कलर जो होता है वो ब्लू होता है, लेकिन वो स्किन के कलर के कारण वो हमें बाहर से दिखते हैं तो हरे रंग की दिखती है, लेकिन हरे रंग की नहीं होती है। तो ये क्या होता है ये हमें पढ़ेंगे। उसके बाद 4 नंबर पे हमें पढ़ना है लिम्फ के बारे में, लिम्फ जिसको हिंदी में हम लसिका कहते हैं। ये चारों जब हम पढ़ लेंगे तो हमारा ये पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा परिसंचरण तंत्र हमारा खत्म हो जाएगा। तो एग्जाम में अगर पहला क्वेश्चन आ जाए कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का कौन कौन से ऑर्गन से मिलकर बना है, तो आप क्या करोगे, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन हार्ट से बना है, ह्यूमन ब्लड से बना है, ब्लड वेसल से बना है और लिम्फ से बना है। अब इसी चीज को मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहती हूं सर्कुलेटरी सिस्टम का। ये रहा सर्कुलेटरी सिस्टम, ये हमारा कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारा परिसंचरण तंत्र है। कैसे कैसे होता है जरा ध्यान से सुनो। मैंने कहा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का पहला ऑर्गन क्या है, हार्ट। ये रहा हमारा हार्ट, ये रहा हमारा हृदय। अभी बताऊंगी क्यों हम यहाँ पर हार्ट पढ़ रहे हैं, सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों, ये लाल कलर का आपको ये रेड कलर का क्या दिख रहा है, हमारा खून दिख रहा है। तो दूसरा मैंने लिखा कि हमारे शरीर के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जो परिसंचरण तंत्र होता है, उसका दूसरा जो ऑर्गन है वो हमें ह्यूमन ब्लड पढ़ना है, मानव का रक्त पढ़ना है। तीसरा देखो, ये आपका शरीर है, अंदर से ऐसा ही दिखता है, और इसमें ये जो लंबी लंबी पाइप है ना, ये जो लंबी लंबी डक्ट्स है, नलियां हैं, ये जो नलियां दिख रही हैं आपको बहुत सारी, इन्हीं नलियों को आप कहते हो ब्लड वेसल्स, इनको आप रक्त वाहिकाएं कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, रक्त वाहिकाएं कहते हैं, ब्लड वेसल्स कहते हैं। तो 3 नंबर पे ये पढ़ लिया। अब लिम्फ क्या होता है, खून जैसा ही होता है लेकिन वो लाल रंग का नहीं होता है, उसको हम लिम्फ कहते हैं। आगे हम एक एक करके पढ़ाएंगे इसको, सारी चीज को। तो ये हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कुछ ऐसा दिखता है, इसमें हमें सब कुछ पढ़ना है। तो समझ में आया कि हमारा मानव का परिसंचरण तंत्र कौन कौन से ऑर्गन, कौन कौन से अंगों से मिलकर बना हुआ है। तो ह्यूमन हार्ट किस सिस्टम में पढ़ते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम में। ह्यूमन ब्लड हमारा खून, खून क्या होता है, खून में आरबीसी क्या होती है, डब्ल्यूबीसी क्या होती है, ब्लड ग्रुप क्या होते हैं, कौन किसको खून दे सकता है, कौन किससे खून ले सकता है, ये भी सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा होता है। ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिकाएं भी सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा होता है। और लिम्फ जिसको हम लसिका कहते हैं वो भी क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा होता है। अगला पॉइंट सुनिए जरा ध्यान से। जब आप सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं, यानी कि हम इस ब्रांच के अंदर, बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं, तो उस ब्रांच को हम कहते हैं एंजियोलॉजी। क्या कहते हैं बच्चों, हम एंजियोलॉजी। आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि एंजियोलॉजी ब्रांच में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, तो आप क्या करके आओगे, एंजियोलॉजी वो ब्रांच होती है जिसके अंदर हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं। किसके बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो उस ब्रांच को हम एंजियोलॉजी कहते हैं। अब मैं इस ब्रांच को बनाने में सबसे ज्यादा योगदान कौन से साइंटिस्ट, कौन से वैज्ञानिक का रहा, यानी कि इस एंजियोलॉजी ब्रांच के फादर कौन है, जनक कौन है, वो महान साइंटिस्ट जिन्होंने इस ब्रांच के ऊपर सबसे पहले काम किया और सबसे बड़ा काम किया, वो है बच्चों विलियम हार्वे। वो कौन है, वो है विलियम हार्वे। विलियम हार्वे जी को हम फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, विलियम हार्वे जी को फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र के जनक मानते हैं हम। किनको, विलियम हार्वे जी को। पॉइंट क्लियर हो गया है, हाँ जी मैम। क्यों मानते हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले हमारे शरीर के अंदर बताया था कि कैसे हमारे हार्ट में खून आता है, कैसे हार्ट से लंग्स के पास जाता है, कैसे लंग्स से वापस हमारे हार्ट में आता है। ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाले महान वैज्ञानिक क्या, विलियम हार्वे जी, विलियम हार्वे जी, ठीक है।
तो आपके क्वेश्चंस क्या क्या बने, सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से अंग हैं, ये सारे हैं। इस ब्रांच के बारे में स्टडी करते हैं तो कौन सा ब्रांच बन जाता है, एंजियोलॉजी ब्रांच बन जाता है। दीक्षा मैं देख लूंगी अगर ऐसा कुछ हुआ है तो, ठीक है, कोई क्लास मिस हुई है तो प्लीज मैं देख लूंगी। आपसे पूछे इस ब्रांच के फादर कौन है, तो विलियम हार्वे जी इस ब्रांच के फादर हैं। अब आइए जरा स्टार्ट करते हैं। मैं बिल्कुल बेसिक बता रही हूं, मैंने कोई चैप्टर शुरू नहीं किया है, ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक, आपको चैप्टर का मीनिंग पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में आता है क्या कि ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये दो टाइप का होता है बच्चों। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है। कैसे कैसे होता है उसके एग्जांपल, आप अगर पीवाईक्यू लगाओगे एग्जाम के तो आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, आपसे पूछेगा ह्यूमन शरीर, ह्यूमन बॉडी का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा है, मच्छर का कैसा है, चींटी का कैसा होता है, कॉकरोच का कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप का होता है, परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है। एक बच्चा कह रहा है कौन है ये, अतुल कुमार, एक्सप्लेन करिए फुल, और इससे ज्यादा एक्सप्लेन बेटा तुझे कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। कशिश गुप्ता, अगर ये चैप्टर आपके बैच में हो गया, मैंने उनको मना किया था कि आज इस बैच में क्लास नहीं लगानी है, फिर उन्होंने लगा दिया, उनकी बेवकूफी है। आपके बैच में हम बॉटनी की क्लास कराएंगे, ठीक है, अलग से, डोंट वरी, ठीक है। चलिए आप छोड़ दीजिए क्लास, अगर आपके चैप्टर में लग गया, गलती से बाय मिस्टेक क्लास लग गई, तब इस क्लास को छोड़ दीजिए बेटा, काय को तलोड़ रहे हो। सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है उसको बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, सीएस का मतलब है फुल फॉर्म होगा सर्कुलेटरी सिस्टम, हिंदी में बोलते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। और दूसरा जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसको बोलते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। दो प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। परिभाषा कोई नहीं पूछता है, एग्जाम में आते हैं इनके एग्जांपल कि उदाहरण बताओ, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें पाया जाता है और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें पाया जाता है। तो आपको मैं समझा देती हूं, हालांकि परिभाषा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जितना मैं बोलूं बस उतना ही आपको पढ़ाई करनी है। सुनो जरा, पहले हम समझते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, बंद परिसंचरण तंत्र क्या होता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है, आप मुझे ये बताओ। हमारे हाथ पे ये आपको दिख रही है ना, इनको क्या बोलते हैं, डक्ट्स, नलियां या ब्लड वेसल्स कहते हैं बच्चों, इनको क्या कहते हैं, रक्त वाहिकाएं कहते हैं। और इनके अंदर हमारा खून पैक होकर घूमता है। आपको शरीर में कहीं भी चोट लगती है, यहाँ 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 कहीं भी चोट लगती है, आपको खून निकलता ही निकलता है। क्यों? क्योंकि 24 घंटे 7 दिन हमारे शरीर में ऐसे खून क्या होता रहता है, सर्कुलेट होता रहता है, खून घूम रहा होता है। तो जब भी आपको चोट लगती है तो ये जो नस होती है ना बच्चों, ये जो डक्ट होती है ना, ये ब्लड वेसल्स होती है ना, जब ये कट जाती है, फट जाती है, तब जाकर क्या होता है, तब जाकर इससे खून बाहर निकलता है, तब जाकर इससे खून बाहर निकलता है। इसका मतलब मैम हमारा जो ब्लड है, हमारा जो खून है, वो ये पतली पतली नलियों के अंदर पैक है। जी हाँ, पैक है मतलब बंद है, इसलिए हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा हो गया, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है कि ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसके अंदर जो खून होता है, आपका खून जो ब्लड है, वो इन पतली पतली नलियों के अंदर बंद होकर घूम रहा है। ऐसे इस डक्ट के अंदर आपका खून ऐसे जा रहा है, तो अगर ये डक्ट, ये नली कभी कट गई बच्चों, फट गई, तो यहां से क्या निकलेगा, आपका खून निकलेगा। तो कहने का मतलब है ये हमारा ब्लड है, और ये ब्लड किसके अंदर पैक है, हमारा खून किसके अंदर पैक है, ब्लड वेसल्स के अंदर। इन डक्ट्स को कहते हैं बायोलॉजी में ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिकाएं, रक्त वाहिकाएं। तो ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम, जिस सर्कुलेटरी सिस्टम में खून जो होता है वो ब्लड वेसल्स के अंदर पैक होकर घूमता रहता है, बंद होकर घूमता रहता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है, बंद परिसंचरण तंत्र कहलाता है। समझ में आई मेरी बात? जी हाँ मैम। इसके एग्जांपल लिखो, एग्जामिनर पूछता है कि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के उदाहरण क्या क्या है, किसमें पाया जाता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बच्चों क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम जितने भी ह्यूमंस होते हैं, यानी कि मनुष्य के शरीर के अंदर किस प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। दूसरा एग्जांपल, जितने भी मैमल्स होते हैं। अब मैम ये मैमल्स क्या होते हैं, मैमल्स को बोलते हैं हम स्तनधारी या स्तनपाई, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, भालू, है ना, चमगादड़, डॉल्फिन, ये सब मैमल्स होते हैं, आपको आगे पढ़ाया जाएगा, एनिमल किंगडम चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर एक एक लिखूंगी नहीं कि गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, कुत्ता, आपको समझना पड़ेगा ये सारे मैमल्स होते हैं। तो मैमल्स और ह्यूमंस के शरीर के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है, वो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वो बंद परिसंचरण तंत्र होता है। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, पहले समझने की कोशिश करो। ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें खून खुला पड़ा है, ओपन पड़ा है, पतली पतली डक्ट्स के अंदर पैक नहीं है, डायरेक्टली ऐसे ब्लड पड़ा है ऑर्गन्स के बीच में, देखो ऐसे सीधा खून पड़ा है, खून पैक नहीं है, ये खून है, ये ब्लड जो है ये ओपन है, मतलब कि ये डक्ट्स के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर पैक नहीं है, ऐसे ही खून जो है, ब्लड जो है वो ओपन पड़ा है बच्चों। ओपन का मतलब क्या है कि जो खून है वो खुला पड़ा है, कहां पर, बॉडी के अंदर की तरफ। तो इस सर्कुलेटरी सिस्टम को आप क्या बोलोगे, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कह दोगे। इसे हम क्या कह देंगे, प्रमोद खुशवा गुस्सा हो रहे हैं, 3 बार कमेंट कर चुके हैं, आपने एक बार भी नहीं देखा। बट तुझे क्या लगता है कि मैं एक एक बच्चे का ऐसे कमेंट देखने लग गई तो फिर 1 घंटे की क्लास में तो मैं 50 मिनट तो कमेंट रिप्लाई करती रह जाऊंगी, है ना। आई बात समझ में? तो बच्चों ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या हो गया, ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें खून ब्लड वेसल्स के अंदर पैक नहीं है, ओपन पड़ा है ऑर्गन्स के बीच में, डायरेक्टली ऑर्गन्स के बीच में खून पड़ा है, उसको हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। एग्जांपल सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला कॉकरोच, हिंदी में कॉकरोच को कॉकरोच या तिलचट्टा कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कॉकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो कौन सा होता है, तो आप क्या करके आओगे, कॉकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसी चैप्टर में कॉकरोच से बनने वाले 4 क्वेश्चन करवाऊंगी आपको, चारों एग्जाम में आते हैं, वनडे एग्जाम में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला लिखो इसका एग्जांपल, बटरफ्लाई। बटरफ्लाई का मतलब होता है तितली, तितली का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कौन सा होगा, वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। तीसरा एग्जांपल लिखो मच्छर, मॉस्किटो बच्चों, जो मच्छर होता है, अब आपको मच्छर में खून होता है, जी हाँ भैया, अगर मच्छर को खून की जरूरत नहीं होती तो वो हमारा खून क्यों पीता, हमें काट काट के हमें खून क्यों पीता, है ना। नेक्स्ट इसके बाद आपको लिखना है स्नील, स्नील को बोलते हैं घोंगा, हिंदी में क्या बोलते हैं, घोंगा, घोंगे के अंदर भी कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके बाद लिखो इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स का मतलब होता है कीट, कीड़े मकोड़े बच्चों, चींटी, है ना, ततैया, मक्खी, मच्छर, इन सबका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है, वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वो खुला परिसंचरण तंत्र होता है। मानव जी आज से ही होगी, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? मैम मैंने क्या बताया, अभी तक पढ़ाया उससे देखो कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एग्जामिनर पूछता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, हार्ट कौन से सिस्टम का हिस्सा है, खून ब्लड कौन से सिस्टम का हिस्सा है, ब्लड वेसल्स कौन से सिस्टम का हिस्सा है, लिम्फ कौन से सिस्टम का हिस्सा है, आपका आंसर बोर्ड पे लिखा हुआ है। एग्जामिनर पूछता है एंजियोलॉजी ब्रांच में आप किसके बारे में अध्ययन करते हैं, एंजियोलॉजी ब्रांच के फादर कौन है, तो आपका आंसर बोर्ड पे है। एग्जामिनर अगला पूछता है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कौन कौन से जीवों में पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र के उदाहरण दो। एग्जामिनर पूछता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें पाया जाता है, आपके एग्जांपल लिखे हुए हैं बोर्ड पे।
तो आपको समझ में आया सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है, कौन कौन से ऑर्गन से मिलकर बना हुआ होता है और कितने टाइप का होता है। भीम सिंह जी कैंसर करवाएंगे आपको, कैंसर पे एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। हालांकि एग्जाम में कैंसर से क्वेश्चंस ना के बराबर आते हैं, लेकिन फिर भी हम लेकिन डेली लाइफ में आपको पता होना चाहिए कैंसर के बारे में, तो हम बिल्कुल करवाएंगे। काहे को घबरा रहे हो भैया, काहे को घबरा रहे हो आप? आइए, अब मैंने कहा हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कौन कौन से ऑर्गन से मिलकर बना हुआ होता है, तो हम एक एक करके सारा पढ़ेंगे। नंबर 1 पे हेडिंग डालो ह्यूमन ब्लड। पहले हम मानव का खून पढ़ेंगे, ब्लड क्या होता है, ब्लड में आरबीसी क्या होती है, डब्ल्यूबीसी क्या होती है, प्लेटलेट्स क्या होती है, और जब ये सब पढ़ लेंगे ब्लड ग्रुप कौन से होते हैं, कौन किसको खून दे सकता है, ब्लड ग्रुप वाला कौन किससे ले सकता है, ये सारा जब पढ़ लेंगे उसके बाद ह्यूमन हार्ट स्टार्ट करेंगे। ह्यूमन ब्लड को पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस की तैयारी करता है, सीपीओ की तैयारी करता है, तो एसएससी का तो ये जो चैप्टर है ना, ये फेवरेट चैप्टर है बच्चा, हमेशा इससे क्वेश्चन उठाती है। ठीक है, तो जरा सुनिए, ह्यूमन ब्लड क्या होता है, खून। कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूंगी, आप बताइएगा, कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला वो ब्रांच जिसके अंदर हम ब्लड के बारे में स्टडी करते हैं, यानी कि हम आगे कौन सी ब्रांच पढ़ने जा रहे हैं, हम हिमेटोलॉजी ब्रांच पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। हिमेटोलॉजी वो ब्रांच होती है जिस ब्रांच के अंदर आप ब्लड के बारे में पढ़ाई करते हैं, क्या होता है खून, है ना, सारी बात जो मैं अभी अगले 3 से 4 क्लास में आपको पढ़ाने वाली हूं ना, तो वो कौन सा, वो हिमेटोलॉजी ब्रांच पढ़ाने जा रही हूं। हिमेटोलॉजी एक बायोलॉजी की ब्रांच है, जैसे डर्मेटोलॉजी, कार्डियोलॉजी, है ना, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ये सब बायोलॉजी की ब्रांच होती है बच्चों। और इसी बायोलॉजी की ब्रांच में एक और ब्रांच होता है जिसमें आप ब्लड के बारे में पढ़ाई करते हैं, उसको हिमेटोलॉजी कहते हैं। और जो मैम डायलिसिस सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत आता है क्या, बट डायलिसिस जो होता है वो किडनी का काम होता है, खून को फिल्टर करना, और जब किडनी खराब हो जाती है, खून को फिल्टर नहीं कर पाती है, तो उसको डायलिसिस किया जाता है। तो डायलिसिस इज द पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, नॉट सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, किसने पूछा है, श्याम प्रजापति ने। ओके चलिए नेक्स्ट, वो डॉक्टर्स जो इस ब्रांच में पढ़ाई करते हैं, है ना, तो ब्लड स्पेशलिस्ट डॉक्टर के लिए क्या कहा जाता है, हम ब्लड स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बोलते हैं हिमेटोलॉजिस्ट। हिमेटोलॉजिस्ट वो डॉक्टर्स होते हैं जो खून के ऊपर रिसर्च करते हैं, बहुत सालों तक पढ़ाई करते हैं। जैसे बच्चों ध्यान से सुनना, अगर आपके खून में बहुत तेज वाला इंफेक्शन हो गया है, आपकी किडनी है वो खून को फिल्टर नहीं कर पा रही है, तो आप जिन डॉक्टर के पास जाओगे ना दिखाने, उनको हिमेटोलॉजिस्ट कहेंगे बच्चों। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें ब्लड के बारे में स्टडी करते हैं उसको हिमेटोलॉजी, और जो ब्लड स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं उनको हम हिमेटोलॉजिस्ट कहते हैं बच्चों, है ना। चलो अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मैम खून कितना होना चाहिए। चलिए मैं आपसे पूछती हूं, मुझे ये बताइए सबसे पहले खून की स्टेट कैसी होती है। खून लिक्विड स्टेट में होता है, इसीलिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ब्लड इज ए लिक्विड सर्कुलेटरी सिस्टम। लिक्विड सर्कुलेटरी पार्ट या लिख दो आप सिस्टम, यानी कि जो खून होता है वो तरल अवस्था में होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं तरल परिसंचरित ऑर्गन या पार्ट। ठीक है, पार्ट के आगे आप ऑब्लिक लगा के ऑर्गन भी लिख सकते हो। यानी खून कौन सी स्टेट में होता है, अगर आपका खून निकल जाता है, कभी चोट लगती है, तो वो फर्श के ऊपर बह जाता है। क्यों बह जाता है, क्यों, क्योंकि ये सर्कुलेटरी स्टेज में होता है, यानी कि ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का ऐसा हिस्सा माना जाता है, ऐसा ऑर्गन माना जाता है जो तरल अवस्था में होता है, जो लिक्विड स्टेट में होता है। मैम एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, एग्जामिनर पूछता है सर्कुलेटरी सिस्टम के उस ऑर्गन का नाम बताओ। अब आप कहोगे मैम खून ऑर्गन है, खून को हम सर्कुलेटरी ऑर्गन कैसे बोल सकते हैं, हम कैसे बोल सकते हैं। जी हाँ सुनिए, जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं तो जैसे हार्ट को हम मानते हैं ना सर्कुलेटरी ऑर्गन, ठीक वैसे ही हम ब्लड को भी सर्कुलेटरी ऑर्गन मानते हैं। वो बात अलग है कि सर्कुलेटरी सिस्टम का परिसंचरण तंत्र का जो ब्लड होता है, खून होता है, वो एक लिक्विड स्टेट वाला पार्ट होता है, तरल अवस्था में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अगर मैं आपसे पूछूं ब्लड होना कितना चाहिए, खून की क्वांटिटी कितनी है, आप मुझे बता सकते हैं कितना खून होता है ऑन एन एवरेज। बच्चों जब एक अडल्ट मेल की बात करते हैं, मेल का मतलब होता है नर मनुष्य, यानी कि लड़कों के अंदर खून कितना होना चाहिए, तो बच्चों लड़कों के अंदर 5.5 से 6.5 लीटर तक खून होना चाहिए। अगर आप एक अडल्ट मेल है, अडल्ट का मतलब क्या है, आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है, तो आपके अंदर 5.5 से 6.5 लीटर खून होना ही होना चाहिए। और अगर आप एक अडल्ट फीमेल हैं, यानी कि महिला है, तो बच्चों आपके अंदर कितना खून होना चाहिए, तो मिनिमम 5 से 5.5 लीटर खून तो आपके अंदर होना ही होना चाहिए। इतना अडल्ट फीमेल के लिए 5 से 5.5 लीटर, अडल्ट मेल के लिए 5.5 से 6.5 लीटर। अब आप इस लाइन से समझ में आ रहा है आपको, मुझे बताइए खून ज्यादा किसमें होता है और कम किसमें होता है। लड़कियों में लड़कों की तुलना में, ध्यान से सुनना मेरा सेंटेंस, लड़कियों में लड़कों की तुलना में आधे से 1 लीटर खून कम पाया जाता है, लड़कों में लड़कियों की तुलना में आधे से 1 लीटर खून ज्यादा पाया जाता है। दोनों सेंटेंस समझ में आ रहे हैं मेरा। लड़कियों के अंदर आधे से 1 लीटर खून कम होता है लड़कों के मुकाबले में। यही रीजन होता है कि जहां पर भी ब्लड डोनेट करने वाले कैंप होते हैं, उन कैंप के अंदर लड़के लोग ज्यादा मिलते हैं आपको। अगर एक डॉक्टर को खून चाहिए किसी पेशेंट को बचाने के लिए, है ना, समझना मेरी बात ध्यान से, तो एक लड़का एक लड़की आई कि मेरा खून निकाल लो, तो डॉक्टर सबसे पहले मतलब प्रेफरेंस किसको देता है, लड़के को खून निकालना, कि लड़कों से खून ले लेते हैं, लड़की से नहीं लेते। क्यों, क्योंकि लड़की के अंदर तो आधे से 1 लीटर खून वैसे ही कम है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि लड़कियों में खून क्यों होता है कम, बिल्कुल बाजी क्वेश्चन, क्योंकि लड़कियों को हर महीने होता है मेंस्ट्रुअल फ्लो, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मासिक धर्म चक्र, जिसको आम भाषा में पीरियड्स कहते हैं। तो महिलाओं को 4 दिन तक पीरियड्स होते हैं, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल में, मासिक धर्म चक्र में 3 से 4 दिन तक उनका मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, जिसके अंदर उनका ब्लड शरीर से बाहर निकल जाता है। इसीलिए लड़कियों में खून की कमी बहुत ही नेचुरल सी बात होती है, लड़कों के अंदर खून की कमी बहुत ही कम देखने को मिलती है। क्यों, क्योंकि एक तो उसके अंदर आधे से 1 लीटर खून पहले ही ज्यादा है। दूसरी बात, भाई लड़के लोग खून पीते भी तो नहीं है ना, लड़कियां खून पीती हैं, आपने देखा होगा, है ना, देखो एक लड़का बोल भी रहा है इसलिए लड़कियां खून पीती हैं। बेटा ये सेंटेंस होता है, कभी खून नहीं पीती है लड़कियां, लड़कियां बेचारी 5 से 5.5 लीटर से अपना काम चला लेती हैं। तो मैंने आपको इन जनरल बता दिया है कि भैया लड़कियों के अंदर खून कम होता है, कितना कम, एक लड़के की तुलना में आधे से 1 लीटर खून कम हो सकता है, लेकिन इतना खून किसी लड़की के लिए कम नहीं है, इतना है तो ठीक है भैया, राइट। चलो अब आइए नेक्स्ट पॉइंट, ब्लड होना कितना चाहिए। एग्जामिनर पूछता है कि हमारे शरीर के कुल वजन का कितना परसेंट खून होना चाहिए, तो ब्लड होना चाहिए 7% ऑफ टोटल बॉडी वेट, 7% ऑफ टोटल बॉडी वेट, कुल वजन का 7% खून होना चाहिए। अब मुझे नहीं पता है कि आपका वजन कितना है, आपके शरीर का जो टोटल वजन है, कुल वजन है, उसका कितना परसेंट, 7% खून होना चाहिए, खून होना चाहिए। हाँ सुनो बच्चों, कभी कभी एग्जाम में आता है तो ये रेंज में दे देता है कि कुल वजन का कितना परसेंट खून होना चाहिए, तो आप लिख दीजिएगा कुल वजन का 7 से 8% लिखा हुआ हो, तो वो भी ऑप्शन आप ठीक करके आ सकते हैं, वो भी ऑप्शन आप ठीक करके आ सकते हैं। ठीक है, तो आपके शरीर का जितना भी वजन है ना, 50 किलो मान लो, तो उसका 7% जो वजन निकलेगा उतना आपका खून होना चाहिए।
ठीक है बच्चों, चलिए अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमारा जो खून है उसका पीएच का मान कितना होता है। पीएच की फुल फॉर्म होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। खैर ये केमिस्ट्री का पार्ट है, यहां पर आपको सिर्फ इतनी जानना है कि पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड। बच्चों देखो खून तो कुत्ते में भी है, खून तो बिल्ली में भी है, हमें उनका थोड़ी पढ़ना है। देखो मैंने ऊपर क्या लिखा, मैंने लिखा ह्यूमन ब्लड। मैंने ये नहीं कहा कि आज मैं आपको ब्लड चैप्टर पढ़ाऊंगी, भाई खून तो कुत्ते में बिल्ली में गधे में भी खून है, लेकिन हमें किसका खून पढ़ना है? हमारे सिलेबस में ह्यूमन ब्लड है तो हमें ह्यूमन ब्लड पढ़ना है, हम बाकी जानवरों का क्यों पढ़ेंगे? तो हो सकता है गधे का जो खून होता है उसके पीएच का मान अलग हो जाए, बंदर के खून के पीएच का मान अलग हो जाए, तो आपको ढंग से लिखना है पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड, यानी कि मानव का जो रक्त है, मनुष्य का जो रक्त है, मानव के रक्त या खून का पीएच कितना होता है। तब आप क्या करके आओगे, हमारे खून के पीएच का मान होता है 7.45, 7.4 लिख दो, 5 आगे वाली वैल्यू ना भी लिखोगे तो भी चलेगा। अब आप मुझे ये बताइए, आप जानते हैं ये बात, केमिस्ट्री बिल्कुल बेसिक तो पढ़िए, 7वीं 8वीं क्लास तो सब लोग पास करके आए हैं, है ना? तो बच्चा सुनिए, मैम अभी छत्तीसगढ़ में वनडे एग्जाम हुआ था, उसमें पूरा आपका पढ़ाया हुआ आया है। बिल्कुल आएगा बेटा, आपकी मैडम तो छोड़ती ही नहीं है, ऐसा कोई चीज छोड़ ही नहीं सकती। तुम्हें क्या लगता है एग्जामिनर मेरे से ज्यादा अलग क्वेश्चन डाल देगा? है ऐसा हो सकता है कभी कि एग्जामिनर को मुझसे बायोलॉजी केमिस्ट्री आ रहा होगा? नहीं हो सकता ऐसा, ठीक है? तो मैं पढ़ाती इतना डिटेल में हूं कि आपका कोई क्वेश्चन छूट ही नहीं सकता। अक्सर जब मैं पढ़ाती हूं तो कुछ बच्चे ऑफेंड हो जाते हैं, अरे मैम पीएचडी करवाओगी क्या, अरे मैम 100 क्लास बायोलॉजी की, अरे मैम 90 क्लास बायोलॉजी की कैसे पढ़ूं, इतना तो मैथ्स पढ़ाते हैं हमारे टीचर। तो मैं उनको हमेशा एक चीज बोलती हूं, बेटा जीएस में साइंस में कोई भरोसा नहीं है कि कहां से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ ले। तो आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि भैया आपको कभी भी एग्जाम देकर आओ तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ठीक है? मैं इसलिए आपको पढ़ाती हूं इतना डिटेल में क्योंकि मैं पिछले 11 साल से पढ़ा रही हूं, 11 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास, मुझे पता है एग्जामिनर कहां से क्वेश्चन पूछता है। मेरे से ज्यादा एग्जामिनर में दिमाग नहीं हो सकता। हां वैसे हो सकता है पेपर सेट करने वाले में, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस बच्चा मान सकता है कि मैं पढ़ाती इतना ज्यादा हूं बेटा, ठीक है? चलिए सुनिए, तो हमारे खून के पीएच का मान कितना होता है? 7.4 या 7.45 लिख लो, ठीक है? अब आपने 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ा है कि जब भी किसी सॉल्यूशन का पीएच का मान 7 से ऊपर होता है और 14 से नीचे होता है तो बेटा उस पीएच के मान को हम क्या कहते हैं? उसे हम बेसिक नेचर कहते हैं, उसे हम क्षारीय प्रकृति कहते हैं। इसका मतलब मैम हमारे खून का नेचर क्या होगा, हमारे खून की प्रकृति क्या हो गई है? तो आप क्या बोलोगे? बेसिक नेचर है। कभी कभी एग्जामिनर कहता है हमारे खून का नेचर क्या है, तो ऑप्शन में बेसिक नहीं मिलता है, आपको एल्कलाइन बोल मिलता है। एल्कलाइन को हिंदी में कहते हैं भस्मीय प्रकृति। अब मैम ये एल्कलाइन नेचर क्या होता है, इसको सुनिए ध्यान से, इसको सुनिए जरा ध्यान से, ठीक है? क्या कि एग्जामिनर पूछता है कि जो हमारा खून होता है उसका नेचर उसकी प्रकृति क्या है, वहां पे एल्कलाइन ऑप्शन में रहता है। ध्यान से सुनना, एल्कलाइन नेचर किसको बोलते हैं? कोई भी सॉल्यूशन जो बेसिक नेचर का है, बेसिक का मतलब उसके पीएच का मान 7 से ज्यादा होगा और 14 से नीचे होगा, और जब उसको पानी में डालते हैं तो वो घुल जाता है, उसे हम एल्कलाइन नेचर कहते हैं, उसे हम भस्मीय प्रकृति कहते हैं। अरे आप खुद सोचो, एक कटोरी पानी लो, उसमें एक बूंद आप खून की डाल दो, थोड़ी देर के बाद आपको खून की बूंद उसके अंदर पूरे तरीके से घुल जाती है पानी के अंदर, आप बता ही नहीं पाओगे वो खून की बूंद कहां है। तो हमारा खून पानी के अंदर घुल जाता है और वो बेसिक नेचर का होता है, इसलिए हम कहते हैं ह्यूमन ब्लड इज एल्कलाइन नेचर, भस्मीय प्रकृति का होता है हमारा खून, ठीक है? कैसा होता है? भस्मीय प्रकृति का होता है। आई बात समझ में? जी मैम। अगला पॉइंट, मैम हमारे ब्लड का टेंपरेचर कितना होता है? ये तो पीएच की बात होगी, इतना खून होना चाहिए, ठीक है? ब्लड का टेंपरेचर कितना होता है, तापमान कितना होता है? तो हमारे शरीर के अंदर खून होता है ना? तो हमारे खून का टेंपरेचर लगभग 38 डिग्री सेल्सियस होता है बच्चों, ये ब्लड का टेंपरेचर है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट में बात आती है, वो ये आती है कि मैम खून होता किस कलर का है? चलिए मैं आपसे ही पूछती हूँ कि हमारा खून जो है ह्यूमन ब्लड, हम ह्यूमन ब्लड की बात कर रहे हैं, मनुष्य का जो रक्त है या खून है उसका कलर कैसा है? ह्यूमन ब्लड लाल रंग का होता है। आपने कभी सोचा है कि हमारा खून लाल रंग का क्यों है? नीला भी हो सकता था, पीला हो सकता था, सफेद हो सकता था, क्यों है हमारा खून लाल रंग का? हाँ लगभग 38 डिग्री सेल्सियस ही होता है हमारे ब्लड का टेंपरेचर। खून लाल ही क्यों है? अब मुझे पता है आप में से कुछ बच्चे मुझसे कहेंगे कि मैम हमारे खून में हीमोग्लोबिन होता है इसलिए हमारा खून लाल होता है। अरे भैया हीमोग्लोबिन में ऐसा क्या होता है जो खून को लाल रंग देता है? हाँ खून, सबका खून लाल है, आपका मेरा सबका, है ना? तो क्यों होता है लाल कलर का? वो सुनो, क्योंकि हमारे खून में लाल कलर के लिए, अच्छा बच्चों एक बात हमेशा याद रखना, जब भी हमारे शरीर के अंदर कलर की बात होगी, रंग की बात होगी, चाहे वो बालों का रंग हो, चाहे वो स्किन का कलर हो, चाहे वो हमारी आंखों का कलर हो, किसी भी चीज का कलर हो, कलर के पीछे रिस्पॉन्सिबल होते हैं पिगमेंट्स। ये जो रंग आते हैं ना, ये रंग कहां से आते हैं बच्चा? ये सारे रंग आते हैं किसी ना किसी पिगमेंट की वजह से, किसी ना किसी वर्णक की वजह से। ठीक ऐसे ही हमारे खून के अंदर लाल रंग का कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है आप बताइएगा? ये एक पिगमेंट है, क्या है बच्चों? ये एक वर्णक है और ये हमारे खून में है और हमारे खून को ये कैसा कलर देता है? हीमोग्लोबिन हमारे खून को लाल रंग देता है। अब मैंने जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा कि हीमोग्लोबिन में ऐसा क्या होता है कि ये लाल रंग देता है हमारे खून को। अनुराग कह रहे हैं एंजाइम होते हैं जिसकी वजह से खून लाल होता है, बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। एंजाइम कभी कलर नहीं देते हैं। सुनिए हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आज के बाद आपको कभी भी डाउट नहीं रहेगा। हीमोग्लोबिन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ये जो हिम है, हीमोग्लोबिन को तोड़ो, हिम प्लस ग्लोबिन, ये दो शब्द निकल के आए। हाँ जी मैम, तो हीमोग्लोबिन में ये जो ग्लोबिन होता है ना, ये होता है एक प्रोटीन। ये ग्लोबिन क्या है बच्चों? ये एक प्रोटीन होती है। तो आपसे एग्जाम में पूछ ले हमारे खून में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो ऑप्शन में ग्लोबिन करा हुआ तो आप करके आओगे कि नहीं करके आओगे? जी हाँ मैं करके आऊंगा, ठीक है? हिम क्या है? हिम होता है आयरन कंपाउंड। आयरन को हिंदी में क्या बोलते हैं? लोहा बोलते हैं। मैम हमारे शरीर में लोहा होता है, हमने बहुत बार सुना है। तो आयरन जो होता है वो लोहे से बना हुआ यौगिक होता है बच्चों। आयरन क्या होता है? जो हिम जो होता है वो क्या होता है? वो आयरन कंपाउंड होता है। जी हाँ मैम, हमने सुना है कि डॉक्टर जब खून की कमी होती है तो आयरन की दवाइयां देता है। हाँ जब आपने खून की कमी होती है तो डॉक्टर बोलते हैं चुकंदर खाओ, पालक खाओ। क्यों बोलता है? क्योंकि चुकंदर पालक के अंदर आयरन ज्यादा होता है, ऐसा आपने सुना होगा, ठीक है? अब क्यों होता है खून का लाल रंग? वो सुनो बच्चों, क्योंकि हमारे खून में हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट होता है और हीमोग्लोबिन में जो हिम होता है वो लोहे से बना हुआ यौगिक होता है, आयरन कंपाउंड होता है। अब मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल दे रही हूं, मेरी बात को ध्यान से समझना बच्चों। लोहा जो होता है वो भूरे रंग का होता है, लेकिन जब लोहे के ऊपर जंग लगता है तो लोहा लाल भूरे रंग का हो जाता है। और जंग लगने के लिए क्या क्या चीज चाहिए होती है? रस्टिंग ऑफ आयरन। तो लोहे के ऊपर जंग लगने के लिए एक तो ऑक्सीजन जरूरी होता है, दूसरा पानी जरूरी होता है। तो जैसे ही लोहे को ऑक्सीजन और पानी मिलता है तो लोहे के ऊपर रस्टिंग हो जाती है, लोहे के ऊपर जंग लग जाता है। और जब जंग लगता है तो लोहे का कलर, लोहे का रंग भूरा नहीं लाल भूरा हो जाता है। तो आइए इस चीज को समझिए कि हमारे खून में आयरन है, तो इस आयरन में आप जानते हैं हमारे शरीर के अंदर 68 से 70% क्या होता है? पानी होता है। तो इस आयरन को पानी मिल गया। हाँ, और हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन पे हम जिंदा रहते हैं। हमारे शरीर में प्रत्येक कोशिका, प्रत्येक उत्तक, प्रत्येक अंग के पास ऑक्सीजन होती है। तो इस आयरन को क्या मिल गया? इस आयरन को ऑक्सीजन मिल गया और साथ में वाटर मिल गया। तो बताओ ये आयरन किसमें है?
खून में, तो ये आयरन हमारे खून को कैसा रंग देगा? लाल रंग देगा, रेड कलर देगा हमारे खून को। ठीक है, आई बात समझ में? आप डिटेल में और पढ़ोगे केमिस्ट्री में कि जो आयरन होता है इसका सिंबल क्या होता है? Fe, क्योंकि इसे लैटिन भाषा में फेरम कहा जाता है। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग-अलग होती है। इसको फेरस, फेरिक, परफेरिक 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। तो हमारे खून में जो आयरन होता है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है? फेरस, फेरस। आप लिख सकते हो ये चीज। अच्छा क्वेश्चन है ये। अब सुनो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है खून को लाल रंग देने वाला पिगमेंट कौन सा है? तो क्या करके आओगे? हीमोग्लोबिन। खून को लाल रंग देने वाला मेटल धातु कौन सा है? आयरन क्या होता है? मेटल होता है। तो हमारे खून में कौन सा मेटल कंपाउंड के फॉर्म में पाया जाता है? तो क्या करके आओगे बेटा? वो आयरन, वो लोहा पाया जाता है। हमारे खून में हीमोग्लोबिन होता है, उस हीमोग्लोबिन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो क्या करके आओगे? ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है। अब मैं ऐसे बोलूं हमारे खून को लाल रंग हीमोग्लोबिन देता है, या मैं ऐसे बोलूं हमारे खून को लाल रंग आयरन कंपाउंड देता है, पॉइंट आपका क्लियर है। अब ऑप्शन डिपेंड करता है एग्जाम में कौन सा ऑप्शन आता है बेटा। ठीक है, चलिए जी मैम आगे चलिए। आइए, जब हमारे खून में हीमोग्लोबिन की बात चली है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बताता है देखिए आपका हीमोग्लोबिन इतना है, इतना आना चाहिए। जब आप अपने ब्लड का चेकअप करवाते हैं तो आपकी रिपोर्ट्स में लिखा होता है हीमोग्लोबिन इतना होना चाहिए था, इतना है ना? तो ये हीमोग्लोबिन होना कितना चाहिए? सबसे पहले सुनो बच्चों, हीमोग्लोबिन को रिप्रेजेंट किया जाता है Hb से। जब भी मैं Hb लिखूं इसका मतलब क्या होता है बच्चों? हीमोग्लोबिन। क्योंकि हमारे खून के अंदर हीमोग्लोबिन है और लड़कों में खून ज्यादा होता है, इसका मतलब हम लड़कों में हीमोग्लोबिन यूनिट ज्यादा आएंगी। लड़कियों में खून कम होता है, इसका मतलब हम लड़कियों के अंदर हीमोग्लोबिन की यूनिट क्या आएंगी? कम आएंगी। जी मैम। सुनो, आप जब हीमोग्लोबिन मेल में बात करते हो, एक लड़के में ना शरीर के अंदर मनुष्य में कितना हीमोग्लोबिन का यूनिट आना चाहिए? तो 14 से 16 है ना ग्राम पर डीएल ऑफ ब्लड, पर डीएल ऑफ ब्लड। डीएल का मतलब होता है डेसीलीटर। अरे हमारे खून में 1 डेसीलीटर में 14 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। किसमें? लड़कों में। ठीक है, 14 प्लस माइनस 2 लिख सकते हो आप, यहाँ पे कुछ किताब वाले लिखते हैं। अगर आप महिला हैं तो लड़कियों में हीमोग्लोबिन की यूनिट कितनी आनी चाहिए? तो महिलाओं में 10 से लेकर 12 हीमोग्लोबिन की यूनिट आनी चाहिए, 10 से 12 ग्राम पर डीएल ऑफ ब्लड। इसीलिए जब आप रिपोर्ट चेक करते हो, अगर किसी लड़की का 10 से कम हीमोग्लोबिन आता है तो डॉक्टर उसे कहता है क्या भैया तेरे में खून कम हो गया है? भैया खून में हीमोग्लोबिन, तो अगर हीमोग्लोबिन कम हुआ तो भाई खून कम है। और लड़कों के अंदर हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है, इसीलिए मैंने आपको बताया भी आज की क्लास में कि लड़के खून ज्यादातर क्या करते हैं? डोनेट करते हैं एक लड़की के मुकाबले में। ठीक है, आई बात समझ में? है ना? तो लड़कियों में अगर हीमोग्लोबिन 10 से नीचे आता है, किसी महिला में 8 8.5 आ गया, तो डॉक्टर कहता है भैया तुम ना अच्छा खान पीना करो, अच्छा खान पीना नहीं करोगे, खाना पीना अच्छा नहीं रखोगे तो और कम हो जाएगा हीमोग्लोबिन, फिर मुझे आयरन की दवाइयां देनी पड़ेंगी। अगर आयरन की दवाइयों से ठीक नहीं हुआ तो मुझे आयरन के इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। आयरन के इंजेक्शन से भी खून नहीं बढ़ रहा है तो भाई साहब लास्ट में मुझे खून तुम्हें चढ़ाना पड़ेगा, जिंदा रखना है तो। है ना? तो ये हीमोग्लोबिन की यूनिट होती है लड़का और लड़की के अंदर। इतनी बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब मैंने कहा हमारे खून का कैसा रंग? लाल रंग। अब सुनो, हमारे बॉडी में जो खून होता है ना, ये 2 प्रकार का होता है। मनुष्य का जो रक्त होता है, मानव रक्त, मानव रुधिर, 2 प्रकार का होता है। अब आपको मैम खून 2 प्रकार का होता है? अभी तो आप कहते खून का एक ही रंग होता है, एक ही खून होता है। सुनिए बच्चों, ध्यान से सुनो, हमारे शरीर के अंदर जो खून होता है वो 2 प्रकार का होता है। कैसा? पहला खून उसको बोलते हैं हम प्योर ब्लड, शुद्ध रक्त। हमारे खून में जो पहला खून होता है जिसको मैंने बोला प्रकार, उसको प्योर ब्लड कहते हैं। इसी प्योर ब्लड का एक दूसरा नाम होता है क्या? इसी को बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं इसको। नाम से क्लियर है, ऐसा खून जिसके अंदर ऑक्सीजन हो तो इसको बोलते हैं ऑक्सीजन युक्त रुधिर या खून। अरे भैया ध्यान से सुनो, ऐसा खून जिसमें ऑक्सीजन गैस बहुत ज्यादा हो, ऑक्सीजन क्या हो? ज्यादा, इंक्रीज का सिंबल है, ऑक्सीजन ज्यादा हो, और CO2 कम हो, कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज अमाउंट में रहे, कम रहे, उस खून को आप हमेशा प्योर ब्लड कहते हो या ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हो। और याद रखना, जिस खून में ऑक्सीजन ज्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है, उस खून का कलर कैसा होता है? वो गहरे लाल रंग का होता है। किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है, लाल रंग का होता है। ऑक्सीजन रिच ब्लड हमेशा लाल कलर का होता है बच्चों। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ऐसा खून जिसमें ऑक्सीजन कम होता है, उसे हम इंप्योर ब्लड कहते हैं। इंप्योर ब्लड को हिंदी में बोल देंगे अशुद्ध रक्त। इंप्योर है, अब इंप्योर का मतलब ये नहीं है कि वो खून खराब हो गया है, ठीक है? ये मत समझना। इंप्योर ब्लड का मतलब क्या है? ठीक है, सुनिए। अच्छा चंदा पाल, ठीक है, सुनिए, इंप्योर ब्लड का मतलब होता है, इंप्योर ब्लड का दूसरा नाम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या नाम होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और हिंदी में लिखोगे ऐसा खून जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, उसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त या रुधिर। नाम से क्लियर है, ऐसा खून जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है, इंक्रीज है, ज्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन क्या है? कम है, उसे आप क्या कहते हो? उसे आप कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर कहते हो। अब सुनो, जिस खून में ऑक्सीजन कम होता है, भैया इस खून में ऑक्सीजन कमी तो है, वो पता है किस कलर का होता है? वो हमेशा ब्लू कलर का होता है, नीले रंग का होता है। अगर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन कम है, ना के बराबर, तो वो डार्क ब्लू कलर का हो जाता है, गहरे नीले रंग का हो जाता है। अब आप कहोगे मैम है नीले रंग का भी खून होता है? जी हाँ। सुनो, भगवान ना करे आपको ऐसा कभी देखना पड़े, लेकिन समझिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जब इंसान मर जाता है, मर गया इसका मतलब उसका हार्ट फेल हो गया, है ना? उसके बॉडी में ऑक्सीजन ना के बराबर है, उसके बॉडी में खून भी जम गया, ऑक्सीजन है ही नहीं बिल्कुल। तो जब इंसान मर जाता है तो उसकी डेड बॉडी जो होती है वो नीले रंग की हो जाती है, होंठ नीले पड़ जाते हैं, नाखून नीले पड़ जाते हैं। अगर डेड बॉडी को 3 से 4 दिन तक प्रिजर्व करके ना रखा जाए, बर्फ के सिल्ली के ऊपर लिक्विड नाइट्रोजन में ना रखा जाए, तो पता है वो डेड बॉडी एकदम नीली पड़ के काली पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि इंसान मर गया है, मर गया तो उसका हार्ट फेल हो गया, हार्ट फेल हो गया तो उसमें ब्लड एकदम जम गया है उसकी नसों के अंदर, मतलब उसके बॉडी में ऑक्सीजन है ही नहीं। तो ऑक्सीजन नहीं होगा तो उसका शरीर किस कलर का पड़ जाएगा? ब्लू कलर का पड़ जाएगा, डार्क ब्लू कलर का पड़ जाता है ऐसे। चलो इसके अलावा मैं एक एग्जांपल और देती हूँ। कभी कभी आपको चोट लगती है ऐसे, है ना? तो आपको नीले से कलर का ऐसा आपके स्किन के ऊपर धब्बा सा पड़ जाता है, चोट लगती है, धब्बा सा पड़ जाता है, किस कलर का होता है? वो नीले रंग का। कभी सोचा आपने वो नीले रंग का क्यों होता है? क्योंकि जिस जगह चोट लगी है वहां की ब्लड वेसल्स टूट जाती है, मर जाती है, और उस जगह पर ऑक्सीजन नहीं आ पाता है, ऑक्सीजन नहीं आ पाता है, तो वहां में खून तो है लेकिन उसमें ऑक्सीजन कम हो गया, इसलिए उसका जो कलर है वो नीले रंग का पड़ जाता है, नीले रंग का पड़ जाता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा वो सुनो, ह्यूमन ब्लड कितने प्रकार का होता है? प्योर ब्लड का मतलब क्या होता है? इंप्योर ब्लड का मतलब क्या होता है? प्योर ब्लड का कलर कैसा होता है? इंप्योर ब्लड का कलर कैसा होता है? इतनी बात आपको जाननी है। ये सारी चीजें आगे सब कुछ काम आएगा, जो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ा रही हूं ना, ये सारी चीजें आगे मैं एक साथ इसको कंबाइन करूंगी। ठीक है, चलो अब आओ अगले पॉइंट पे। ये हो गया खून क्या होता है ना, सारी बातें। मैम आपने बताया कि हमारे शरीर के अंदर ऑन एन एवरेज 5 से 5.5 लीटर खून होता है, हमने मान लिया जी, आपको मानना भी पड़ेगा। अब ये खून कहां बनता है? कभी बाहर से तो खून आता नहीं है, ऐसा थोड़ी है, और यार आज तो मैं किसी का खून पीने जा रहा हूं, आज तो मैं खून लेने जा रहा हूं, है ना? खून की कमी होगी शरीर के अंदर, तो ये जो खून आता है ये हमारे शरीर के अंदर ही बनता होगा। तो खून बनता कहां है?
फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कहाँ होता है, रक्त का निर्माण कहाँ होता है, जरा लिखिए। क्या हमारे शरीर के अंदर रक्त, खून, रुधिर कुछ भी लिख सकते हो आप, इसका फॉर्मेशन होता कहाँ है, कहाँ से आया 5 से 5.5 लीटर खून आपके अंदर। तो ये हमारा आज का टाइम हो गया मेरा, इसके बाद ये क्लास 4 है, हम यहाँ से कल कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में कि खून बनता कहाँ है, ये मैं आपको कल बताऊंगी बच्चों। अब जो प्रॉब्लम हुई है आज की क्लास में वो मैं सॉर्ट आउट करवाऊंगी अभी थोड़ी देर में। अतुल कुमार कह रहे हैं हार्ट में खून बनता है, बेटा एकदम गलत है, बहुत ही ज्यादा गलत है। नितेश कुमार मीना कह रहे लाइव क्लास है क्या ये, बेटा अभी तक तो लाइव थी, बिल्कुल थी। ठीक है, तो कहां बनता है बच्चे में खून, कहां बनता है, बीपीएससी के पेपर में पूछा था कि ह्यूमन जो छोटा बच्चा होता है, एम्ब्रियो बोलते हैं उसको, भ्रूण बोलते हैं, उसमें खून कहां बनता है, कितनी हड्डियों में खून बनता है, बन के बाहर कैसे आता है, ये सारी बातें हम आपको कल की क्लास में कराएंगे। ठीक है बच्चों, अब आज की क्लास में जो प्रॉब्लम हुई है मुझे वो थोड़ा सा चेक करना है, थोड़ा प्रॉब्लम है हिंदी में क्लास। हट, सुनील कुमार कह रहे हैं बेटा हिंदी में तो पढ़ा रही हूं मैं, ये क्या है, एक एक चीज तो हिंदी में लिख रही हूं मैं, कौन सा फारसी भाषा में पढ़ा रही हूं बेटा, कैसे काम चलेगा। मैं अभी चेक करती हूं बेटा किस क्लास में क्या प्रॉब्लम आई है।